Welcome students. So I am Aarti Singh and today we are going to read very interesting chapter Ideas that have helped mankind. ये जो लेसन है ये बर्ट्रांड रजल ने लिखा है. सबसे पहले हम लोग लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेनेशन में दूंगी, आप लोगों को एकदम अच्छे समझ में आएगा. आप लोग देख सकते हो मीनिंग भी लिखा हुआ एकदम अच्छे से. आइडियाज़ मतलब विचार जो हमें मदद किया मानव को. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले चैप्टर का नाम समझेंगे. चैप्टर का नाम का मतलब क्या है? आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड. स्टूडेंट्स, द टाइटल आइडियाज़ दैट हैव मैनकाइंड मीन्स वो सोच और विचार जिन्होंने इंसानियत की मदद की और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया. यानी ये चैप्टर बताता है कि कैसे ह्यूमन आइडियाज़ लाइक साइंस, लव, काइंडनेस और कोऑपरेशंस ने मदद मैनकाइंड को डेवलप करने में हेल्प की है. सो लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन. सबसे पहले हम लोग बर्ट्रांड आर्थर विलियम रजल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक ब्रिटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन और मैथमेटिशियन थे. ठीक है, उन्होंने सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि हिस्ट्री, मैथ्स और भी बहुत कुछ लिखा है. इनका टाइम 1872 से 1970 तक का था. ठीक है, एडवोकेट for social reform, pacifist and a prominent rationalist of the 20th century, was a prolific writer. वो सोशल रिफॉर्म्स यानी समाज में सुधार लाने के लिए एक काम करते थे. वो पैसिफिस्ट भी थे, मतलब वो वार के अगेंस्ट द 20th सेंचुरी के एक बड़े नेशनलिस्ट थे. यानी वो लॉजिक और रीज़न पर बिलीव करते थे. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है. ही वॉज ऑल्सो अ कॉमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स. तो रजल्स ने सिर्फ एक टॉपिक पर नहीं, बहुत सारे टॉपिक्स पर अपने व्यूज़ दिए, जैसे मैरिज, पॉलिटिक्स, रिलीजन, साइंस, साइकोलॉजी एट्सेट्रा. तो इन 1970 रजल वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज वेराइड एंड सिग्निफिकेंट राइटिंग्स इन विच ही चैम्पियंस ह्यूमैनिटेरियन आइडियल्स एंड फ्रीडम ऑफ थॉट्स. और इन 1950 में उन्होंने लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी राइटिंग्स में इंसानियत मतलब ह्यूमैनिटेरियन आइडियाज़ और सोचने की आज़ादी मतलब फ्रीडम ऑफ थॉट्स को सपोर्ट किया था. एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट नोन इंटेलेक्चुअल्स, रजल्स वॉइस कैरिड ग्रेट मॉरल अथॉरिटी. वो दुनिया के सबसे फेमस इंटेलेक्चुअल्स में एक थे, इसलिए उनकी बातों में एक मॉरल अथॉरिटी थी. लोग उनकी बात को सीरियसली लेते थे. His writings emphasize reason, intelligence, human happiness, peace and liberty. उनके राइटिंग्स में रीज़न मतलब तर्क थे, इंटेलिजेंस थी, इंसानी खुशी, शांति और आज़ादी पर फोकस किया गया था. His major works include a history of western philosophy. देखो ये सब हाईलाइटेड है, तो इसको आप लोग याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये सब. A history of Western philosophy, human knowledge, its scope and limits, authority in the individuals, his man of fact and fiction, my philosophical developments. आगे पढ़ लेना, ये सब याद रखना है आप लोग को. तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. Ideas that have helped mankind. Before we discuss this subject, we must from some conception as to the kind of effect that we consider helped to mankind. इस सब्जेक्ट पर डिस्कस करने से पहले हमें यह समझाना होगा कि हैव टू मैनकाइंड का क्या मतलब है. आर मैनकाइंड हेल्प्ड व्हेन दे बिकम लेस लाइक एनिमल्स और व्हेन दे बिकम हैप्पियर. तो क्या इंसान की हेल्प तब होती है जब उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है या जब वो एनिमल से कम मिलते जुलते हैं, ये जब वो खुश होते हैं. और when they learn to enjoy greater diversity of experiences or when they come to know more or when they become more friendly to one another. या तब जब वो अलग अलग एक्सपीरियंस enjoy कर सकते हैं, या जब उन्हें ज़्यादा नॉलेज मिलती है, या जब वो एक दूसरे के साथ ज़्यादा फ्रेंडली हो जाते हैं. तो पहले ये सब क्वेश्चन है बहुत सारे, अब हम लोग पढ़ेंगे तो आगे हम लोग को समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या है. और देखो अभी भी क्वेश्चन ही हो रहा है. और व्हेन दे लर्न टू एंजॉय अ ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस और व्हेन दे कम टू नो मोर और व्हेन दे बिकम मोर फ्रेंडली टू वन अनदर. ये I think all these things come into our conception of what helps mankind and I will say a preliminary word about them. ये सभी चीज़ें help to mankind की definitions में आती हैं. इसके बारे में अभी भी थोड़ी और बात करेंगे. ओके, The most indebatable
respect in which ideas have helped mankind is number। इस पेज को हम लोग एक बार फिर से पढ़ते थे स्टार्टिंग से। और when they learn to enjoy a greater diversity of experiences, or when they came to know more, or when they become more friendly to one another। तो इसका मतलब है कि क्या इंसान तब आगे बढ़ता है जब वो अलग अलग एक्सपीरियंस को एंजॉय करना सीखता है, या जब उसको और ज़्यादा नॉलेज मिलती है, या जब वो एक दूसरे के साथ और फ्रेंडली हो जाते हैं। ये राइटर कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि इंसान की प्रोग्रेस का सही मतलब क्या है। I think all these things comes into our conception of what helps mankind, and I will say a preliminary word about them। राइटर कहते हैं कि मेरे हिसाब से ये सभी चीज़ें इस बात में शामिल है कि इंसानियत को क्या मदद करता है, और वह इन सभी पॉइंट्स पर एक शुरुआती बात, प्रीलिमिनरी वर्ड मतलब शुरुआती बात कहना चाहते हैं। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में राइटर इंसानियत की प्रोग्रेस के अलग अलग पहलुओं पर क्वेश्चंस उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि वह इन पॉइंट्स पर अपनी राय देंगे। द मोस्ट इंड्यूबिटेबल धारणा होता है इसका मतलब रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज नंबर। यहाँ रजल सर ने ये बोल रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडिया जिससे इंसान को हेल्प मिली है वो है नंबर्स। वो बताते कि एक टाइम था जब इंसान बहुत रेयर स्पेसेस थे, जंगलों और गुफाएं में रहता था और जानवरों से डरता था। उस समय उसकी इंटेलिजेंस का एडवांटेज जैसे कि जनरेशन्स टू जनरेशन्स, नॉलेज ट्रांसफ़र, लॉन्ग इन्फेंसी, एगिलिटी की कमी और बॉडी पर प्रोटेक्शन के लिए बाल ना होने इन सब डिसएडवांटेजेस को आउटवे नहीं कर पाता था। उस समय पॉपुलेशन से बहुत कम थी। टेक्निकल स्किल्स का मेन यूज़ यही हुआ कि पॉपुलेशन बढ़ा सकें। अगर पॉपुलेशन बढ़ना अच्छी बात है तो हमें खुश होना चाहिए। We have also became in certain respects progressively less like animals। इस पैराग्राफ में रजल ने बताया है कि हम एनिमल्स से कैसे अलग हो गए। इसके दो मेन पॉइंट्स हैं। पहला, हमने एक्वायर्ड स्किल डेवलप किया, जो हम सीखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड स्किल्स डेवलप किया, और ना कि कॉन्जेनाइटल स्किल्स जो हमारे अंदर पैदाशी होता है, मतलब हेरिटेड ट्रेट्स। कॉन्जेनाइटल मतलब हेरिटेड ट्रेट्स होता है जो हम लोग के पास जनरेशन टू जनरेशन पास हो रहे हैं। तो दूसरा, हम इम्पल्स मतलब सडन फीलिंग से ज़्यादा रीज़न से काम करते हैं। इन दो तरीक़ों से हम एनिमल से काफ़ी डिफरेंट हो गए हैं। क्या क्या दो तरीका है कमेंट्स में बताना, अब नहीं बताऊँगी मैं। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, लेकिन हैप्पीनेस के बारे में रजल श्योर नहीं है। वो कहते हैं कि बर्ड्स विंटर में भूख से मर जाते हैं, लेकिन वो उस कैटेस्ट्रॉफी के बारे में पहले से नहीं सोचते, ना ही पिछले विंटर को याद करते हैं। लेकिन इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। हम सिर्फ उन प्रॉब्लम्स से परेशान नहीं होते जो हमारे साथ होती है, बल्कि उन सब प्रॉब्लम्स के बारे में भी सोचते हैं जिनसे हमें डर होता है। इस थॉट से हम फिज़िकल डिज़ास्टर से तो बच सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से हमारी खुशी और पीस चली जाती है। वो कहते हैं कि उनके जानकर पढ़कर लिखकर लोग भी जिन्हें अच्छी इनकम मिलती है वो माइस जितने खुश नहीं होते हैं, उनके टेबल से क्रम्स खाते हैं। इसलिए हैप्पीनेस के मामले में वो श्योर नहीं है कि कोई प्रोग्रेस हुई है या नहीं। एज टू डाइवर्सिटी, तो वो हर एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं कि पहले तो बर्ड्स और ह्यूमंस को कंपेयर किए, अब देखो किसको कंपेयर करेंगे। एज टू डाइवर्सिटी पैराग्राफ पॉइंट 4 जो इसके बारे में, वहाँ पे हैप्पीनेस खुशियों के बारे में बताया गया। एज टू हैप्पीनेस आई एम नॉट श्योर, खुशी के मामले में लेखक पक्का नहीं है कि हमने तरक्की की है या नहीं की है। बर्ड्स इट इज़ ट्रू ड्राई ऑफ हंगर बट ड्यूरिंग द समर दे डू नॉट फोरसी दिस कैटेस्ट्रॉफी। तो लेखक उदाहरण देते हैं कि पक्षी सर्दियों में तो भूख से मरते हैं, लेकिन गर्मियों में उन्हें इस आने वाली मुसीबत का अंदाज़ा नहीं होता है। With human beings, the matter is otherwise. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe. इंसानों के साथ ऐसा नहीं है। लेखक को लगता है कि 1946 to 1947 में भारत और यूरोप में भूख से मरने वाले लोगों का प्रतिशत पक्षियों के मरने के प्रतिशत से कहीं ज़्यादा था।
But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by corresponding anxiety of neighbors. इंसान भूख से मरने से पहले बहुत एंजाइटी करता है, उसके पड़ोसी भी चिंतित होते हैं. We suffer not only the evils that actually befall us, but all of those that our intelligence tell us we have reason to fear. हम सिर्फ उन परेशानियों से नहीं जूझते हैं जो हमारे साथ होती है, बल्कि उन परेशानियों से भी डरते हैं जिनके होने की संभावना होती है. तो ह्यूमन बींग्स और बर्ड्स में बहुत डिफरेंस है. देखिए आप लोग, वो लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो लोग का जो आता है वही है. वो लोग को कुछ याद नहीं रहता और लोग के लिए कुछ फियर नहीं होता कि आगे क्या होगा. लेकिन ह्यूमन बींग्स में होते हैं ये सब चीज़. वो लोग अपने उन परेशानियों से भी डरते हैं जिनके होने की संभावना होती है. The curbings of impulses to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. अपनी बुद्धि की से सोच समझकर काम करने से हम मुसीबतों से बच तो जाते हैं, लेकिन इसकी कीमत चिंता और खुशी की कमी होती है. I do not think that the learned men of my acquaintance are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze. लेखक का मानना है कि पढ़े लिखे लोग उन चूहों से ज़्यादा खुश नहीं है जो मेज़ पर गिरे हुए क्रम्स मतलब टुकड़े खाते हैं, जबकि ज्ञानी लोग सो रहे होते हैं. डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट 5 में किस चीज़ के बारे में बात किया गया? डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट मतलब खुशियों की विविधता. तो एज टू डाइवर्सिटी ऑफ एन्जॉयमेंट्स However, the matter is otherwise. लेकिन जब बात खुशियों की विविधता डाइवर्सिटी की आती है तो मामला अलग है. I remember reading an account of some lions who were taken to a movie showing the successful depredations of lions in a wild state. But none of them got any pleasure from the spectacle. लेखक एक कहानी का जिक्र करते हैं जिसमें कुछ शेरों की एक फिल्म दिखाई गई थी. कुछ शेरों को ना लेके गया था कहाँ पे, फिल्म दिखाने के लिए दिखाई गई थी, जिसमें दूसरे शेर शिकार कर रहे थे, लेकिन किसी भी शेर को वह देखकर कोई खुशी नहीं मिली. Not only music and poetry and science, but football and baseball and alcohol afford no pleasures to animals. मतलब अगर हम लोग जानवरों को मूवीज़ दिखा भी देंगे तो उनको ह्यूमन बींग्स की तरह खुशी या फिर दुख नहीं होता है, वो नॉर्मल रहते हैं. लेकिन अगर देखो वो लोग को म्यूज़िक, पोइट्री, साइंस, फुटबॉल कुछ भी खिला दो, वो लोग को कुछ भी कोई प्लेजर अफोर्ड नहीं करेगा. Our intelligence has therefore certainly enabled us to get much greater variety of enjoyments. लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग बहुत सारे, अगर ये सब देख लेंगे, फ़ोन चला लेंगे, तो कितना वैरायटी ऑफ एन्जॉयमेंट फील होता है. लेकिन एनिमल्स में वैसा नहीं होता है. बट वी हैव परचेज दिस एडवांटेज एट द एक्सपेंस ऑफ मच ग्रेटर लिएबिलिटी टू बोर्डम. बॉर्डर मतलब उदासी, लिएबिलिटी मतलब उधार. लेकिन हम लोग जितने खुश रहते हैं फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं. हम लोग ह्यूमन बींग्स हमेशा दुखी रहते हैं. कितनों भी उस लोग को हैप्पीनेस, प्लेजर दे दो, लेकिन लोग दुखी रहेगा. लेकिन देखो एनिमल्स के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो लोग कैसे हैं. लेकिन ह्यूमन बींग्स को कुछ भी मिल जाएगा तो लास्ट में लोग दुखी रह जाता है. इसलिए दुखी नहीं रहना चाहिए. बट आई शेल बी टोल्ड दैट इट इज़ नाइदर नंबर्स नॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ pleasures that make the glory of man. It is his intellectual and moral qualities. बच्चों इस पैराग्राफ में कह रहे हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि इंसान की महानता मतलब ग्लोरी मतलब महानता इसके प्लेजर्स की संख्या या वैरायटी की वजह से, बल्कि इंसान की महानता उसकी इंटेलेक्चुअल और मॉरल क्वालिटीज़ की वजह से है. ये मॉरल क्वालिटीज़ की वजह से. इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नो मोर देन एनिमल्स डू. हम लोग एनिमल से कई ज़्यादा जानते हैं. एंड इट इज़ कॉमन टू कंसिडर दिस वन ऑफ आवर एडवांटेज. और ये तो कॉमन ही है कि हम लोग उसका एडवांटेज ही, अपना एडवांटेज ही मांग लेंगे. वेदर इट इज़ इन फैक्ट एन एडवांटेज मे बी डाउटेड, बट एट एनी रेट इट इज़ समथिंग दैट डिस्गाइजेज अस फ्रॉम द ब्रूटस. तो ये बात तो साफ है कि हम जानवरों से ज़्यादा जानते हैं और हम इसे अपनी एक एडवांटेज मानते हैं. लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सच में एडवांटेज है या नहीं, इस पर शक किया जा सकता है.
फिर भी यह एक ऐसी चीज़ है जो हमें जानवरों से अलग करती है। तो बता रहे हैं हम लोग मैनकाइंड के बारे में, हम लोग जानवर से कैसे अलग हैं। हैज़ सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another? The answer is easy. Robins, the English North American species, but peck an elderly robin to death, whereas men, the English North American species, give an elderly man an old age pension. Within the herd, we more friendly to each other than are many species of animals. तो इस पैराग्राफ में लेकर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं, क्या सिविलाइजेशन ने हमें एक दूसरे के प्रति ज़्यादा फ्रेंडली होना सिखाया है? लेकिन कहते हैं कि इसका जवाब आसान है। वो एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे इंग्लिश रॉबिन्स है, एक तरह की चिड़िया है, एक बूढ़ी रॉबिन को मार देती है। इंग्लिश रॉबिन एक तरह की चिड़िया, ठीक है, एक बूढ़ी रॉबिन को मार देती है, जबकि इंग्लिश इंसान एक बूढ़े को ओल्ड एज पेंशन में देता है। ओके Within the herd, we are more friendly to each other than many species of animals, but in our attitude towards those outside the herd, in spite of all that has been done by moralists and religious teachers, our emotions are as ferocious as those of any animals, and our intelligence enables us to give them scope which is denied to even the animal most savage beasts. It may be hoped, though not very confidently, that the more human attitude will in time come to prevail. But so far the omens are not very propitious. वो आगे बताते हैं कि ग्रुप हर्ड मतलब क्या होता है, ग्रुप के अंदर हम जानवर से ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, लेकिन जब बात ग्रुप से बाहर वाले की आती है तो मॉरलिस्ट और रिलीजियस टीचर्स की सारी कोशिशें के बावजूद हमारे इमोशंस किसी भी जानवर की तरफ फिरोसियस भयंकर होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस में इन इमोशंस को और भी ज़्यादा स्कोप मतलब दायरा देती है, जो सबसे सेवेज जंगली जानवरों के पास भी नहीं है। लेखक उम्मीद करते हैं, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंस नहीं, कि समय के साथ ज़्यादा ह्यूमन एटीट्यूड आएगा, लेकिन अभी तक के साइंस ओमेंस मतलब साइन बहुत अच्छे नहीं हैं। All those different elements must be borne in mind in considering. All these elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. The ideas with which we shall be concerned may be broadly divided into two kinds. Those that contribute to knowledge and technique. बच्चों अब इस चैप्टर के मेन पॉइंट पर आ रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सारी अलग अलग चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी जब हम ये सोचेंगे कि किन आइडियाज़ ने मैनकाइंड की सबसे ज़्यादा मदद की है। तो बताते हैं कि जिन आइडियाज़ के बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे उन्हें दो तरह से बांटा जा सकता है। वो आइडियाज़ जो नॉलेज एंड टेक्निक मतलब ज्ञान और तकनीक में कंट्रीब्यूट करते हैं। देखो पहला कौन सा आइडियाज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो आइडियाज़ जो नॉलेज एंड टेक्निक में कंट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा क्या है, एंड सेकेंड क्या है, दोज दैट आर कंसर्न विथ मोरल्स एंड पॉलिटिक्स। आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। तो बता रहे हम लोग को I will treat first those that have to do with knowledge and technique. तो पहले बताएंगे वो knowledge and technique का, ठीक है। The most important and difficult steps were taken before the dawn of history. At what stage language began is known, but we may be pretty certain that it began very gradually. Without it would happen very difficult to hand on from generations to generations the inventions and discoveries that were gradually made. तो ये पैराग्राफ बताता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट इन्वेंशंस हिस्ट्री शुरू होने से पहले ही हो चुकी है, जैसे कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट। इसका शुरुआत कब हुआ ये पता नहीं है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे हुआ। बिना लैंग्वेज के इन्वेंशंस और डिस्कवरीज को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करना बहुत मुश्किल होता था। दिस पैराग्राफ एक्सप्लेन्स दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट इन्वेंशंस हैपन बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री। अनदर ग्रेट steps which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire.
तो अगला बड़ा कदम आग के इस्तेमाल था। शुरू में आग का यूज़ शायद वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए किया जाता था। जैसे अगर टाइगर को अगर आप लोग अचानक देख लो तो अगर उसको आग दिखा दोगे ना तो भाग जाएगा, किसी चीज़ से नहीं भागेगा, लेकिन आग से ज़रूर भाग जाएगा। तो आई सपोज दैट एट फर्स्ट फायर वॉज चीफली यूज टू बी कीप अवे वाइल्ड बीस्ट। तो स्टार्टिंग में सबसे शुरू में वाइल्ड बीस्ट को दूर करने के लिए हम लोग फायर को यूज़ करते थे। वाइल आर एंसेस्टर्स स्लिप्ड, जब हम लोग एंसेस्टर स्लिप्ड सो रहे होते थे वो लोग फायर जला देते थे, कोई भी वाइल्ड बीस्ट देख के भाग जाता था। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल। Presumably, on some occasions, a child got scolded for throwing the meat into the fire, but when it was taken out, it was found to be much better. And so the long history of cookery began. तो लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि आग से खाना पकाने से वो भी टेस्टी हो जाती है। पहले तो वो आग को क्या करते थे, शायद वो वाइल्ड एनिमल्स को दूर रखने के लिए किया जाता था जब हमारे पूर्वज सोते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, एक बच्चा खेलते खेलते वो आग जलता हुआ में मीट डाल दिया, तो जब वो लोग खा के देखे तो बहुत टेस्टी लगा। तो और इस तरह से कुकिंग की शुरुआत हो गई। द टैमिंग ऑफ डोमेस्टिक animals, especially the cow and the sheep, must have made life much pleasanter and more secure. तो डोमेस्टिक एनिमल्स जैसे काउ और शिप को पालना और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस था। इससे लाइफ बहुत आसान और सेफ हो गई। Some anthropologists have an attractive theory that the utility of domestic animals was not foreseen, but the people attempted to tame whatever animal their religion taught them to worship. The tribes that worshipped lions and crocodiles died out, while those to whom cow or the sheep was scared animals prospered. I like this theory, and in the entire absence of evidence for or against it, I feel a liberty to play with it. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, इसको सुनना बहुत फनी लगेगा। पहले तो क्या होता था ना, डोमेस्टिक एनिमल जैसे काउ और शिप को पालना एक और इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। कैसे, मतलब हम लोग काउ और उसको ही क्यों पालते हैं, क्वेश्चन है ये, क्यों पालते हैं हम लोग, क्यों नहीं शेर को पालते हैं, क्यों नहीं क्रोकोडाइल को पालते हैं। तो एक कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट का थ्योरी था कि लोगों ने एनिमल्स को उनकी यूटिलिटी के लिए नहीं बल्कि उनके वर्शिप करने के लिए टेम किया। जिन ट्राइब्स ने काउ या शीप को सैक्रेड माना वो प्रॉस्पर हुए, और जिन ट्राइब्स ने लायंस या क्रोकोडाइल्स को वर्शिप किया, मतलब वर्शिप के अकॉर्डिंग जो एनिमल्स वो लोग को ये क्या होता है, क्रोकोडाइल्स को वर्शिप किया। जो जैसे ट्राइब्स था वो क्या करता था, ट्राइब वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल्स, तो वो लोग तो मर जाएगा ना क्योंकि लायंस खा जाएंगे वाइल्ड। लेकिन जो दोस्त टू हुम द काउ शिप वाज सैक्रेड एनिमल प्रोस्पेर्ड, तो वो जिसने भी काउ को डोमेस्टिकेशन किया तो वो लोग और भी प्रोस्पेरस हुए, और वो लोग मरे भी नहीं क्योंकि वो लोग डोमेस्टिक थोड़ी ना है, मतलब लायंस की तरह थोड़ी ना जो खा जाएगा। तो ये भी वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन था। दिस मेड लाइफ मच ईजियर एंड सेफर। Even more important than the domestication of animals was the invention of agriculture. तो एनिमल्स को टेम करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एग्रीकल्चर था, लेकिन इससे रिलीजन में कुछ ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गए थे। तो which however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries. Fertility rites tended to involve human sacrifice and cannibalism. Moloch would not have the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. Oh my God, ये देखो कितने कितने अजीब से वो लोग कुछ बना लिए थे, वो लोग कुछ रिलीजन प्रैक्टिसेस, ब्लड थर्सी प्रैक्टिसेस, कितना गंदा था कि जब तक क्या बोलते एनिमल्स को टेम करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेंशन एग्रीकल्चर की थी, वो तो हम लोगों ने देखा ही। तो फिर शुरू में क्या हुआ ना, लेकिन इससे रिलीजन्स में कुछ ब्लड थर्सी प्रैक्टिसेस भी शुरू हो गए, जैसे ह्यूमन सेक्रीफाइस। लोग सोचते थे कि फसल तभी अच्छी होगी जब वो देवताओं को खून चढ़ाएंगे, लेकिन बाद में पता चला कि फसल बिना ब्लड के भी उग सकती है। यहाँ पे देखो एक बहुत इनह्यूमन चीज़ किया जाता था, फर्टिलिटी रेट्स जो थी ना उसमें क्या था कि मानव बलि और नरभक्षण शामिल थे। मोलॉच तब तक अनाज उगने में मदद नहीं करता था जब तक उसे बच्चों का खून का आनंद लेने की अनुमति ना दी जाए। तो क्या होता था ना
कि a similar opinion was adopted by evangelicals of Manchester in early days of industrialism when they kept 6-year-old children working 12 to 14 hours a day in conditions that caused most of them to die. तो क्या हुआ ना, उद्योगवाद के शुरुआती दिनों में मैनचेस्टर का जो एवेंगेलिकल्स था ना, एवेंगेलिकल्स ने भी इसी तरह की राय अपनाई थी जब उन्होंने 6 साल के बच्चे से दिन में 12 से 14 घंटे तक काम करवाया है, ऐसी परिस्थितियों में कि उनमें से अधिकांश की मृत्यु हो गई। अब यह पता चला कि मतलब बहुत सारा इन्फेंट्स मर रहा है, कितना सा इन्फेंट्स मर गया इसके कारण, कितना गंदा सिस्टम है ये बताओ तुम। फिर धीरे धीरे आदमी को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, अगर लैंड में अगर हम लोग नहीं भी देंगे खून तभी हम लोग का जो होगा लैंड में उगेगा, एग्रीकल्चर हो सकता है। फिर ये धीरे धीरे सबको पता चला। अब देखो लास्ट पॉइंट क्या है, द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशंस, मतलब आविष्कारों, वॉज द आर्ट ऑफ राइटिंग विच वॉज इंडीड अ prerequisite of history. Writing, like speech, developed gradually and in the form of pictures designed to convey a message. It was probably as old as speech, but from pictures to syllable writing and thence to the alphabet was a very slow evolution in the China. The last step was never taken. और लास्ट क्या था, लास्ट आविष्कार क्या था में से था, अंतिम था लेखन कला, जो वास्तव में इतिहास की एक पूर्वापेक्षा थी। वाणी की तरह लेखन भी धीरे धीरे विकसित हुआ और संदेश देने के लिए चित्रों रूप में यह पहले हुआ स्टार्ट, फिर पुराना, वे जितना ही पुराना था लेकिन चित्र से अक्षर लेखन और बहुत ही विकसित हुआ, बहुत अच्छा से विकसित हुआ। तो देखो इस लाइन में क्या बोल रहा है कि जो पहले प्री हिस्टोरिक इन्वेंशंस थे में से एक था लिखने की कला, जो बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन जैसे हम लोग बोलने की कला को विकसित किए वैसे हम लोग लिखने की भी कला को बहुत धीरे धीरे शुरू किए। शुरुआत में लोग सिर्फ कुछ पिक्चर्स और डिज़ाइन बनाकर अपने मन के ख्यालों को व्यक्त करते थे। जैसे अगर किसी से बात करना तो वो लोग पहले क्या करते थे, कुछ पिक्चर्स से अपना मैसेज कन्वे करते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या किए ना वो लोग, फिर धीरे धीरे वो लोग शब्दांश तक पहुँचे। मतलब सिलेबी राइटिंग मतलब होता है शब्दांश। फिर वो लोग कहाँ पहुँचे, फिर अल्फ़ाबेट्स। तो कैसे आए, पहले पिक्चर्स, फिर सिलेबी राइटिंग, फिर कहाँ पे आए, इस पे आए, अल्फ़ाबेट्स पे। तो धीरे धीरे राइटिंग का आर्ट भी डेवलप हुआ। तो इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। तो इसका मतलब क्या है, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। तो देखो हम लोग का लास्ट क्या था, हम लोग सबसे लास्ट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन क्या किए थे, आर्ट ऑफ राइटिंग। लेकिन चाइना में ऐसा कोई राइटिंग सिस्टम नहीं है, वहाँ पे लोगोग्राम्स चलता है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि जो चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन। तो चाइना में कभी जो लास्ट इन्वेंशन है कभी लिया ही नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे तो चलता ही नहीं अल्फ़ाबेट, तो लोग लेके क्या करेगा। तो यही लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है। बहुत सारे टीचर्स का मतलब नहीं बताते, लेकिन मैं बता रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाऊँगी। और देखो 13 जो था 12th वाला में, 12th में लास्ट में जो लाइन था शायद छूट गया था कि इट वॉज नाउ बीन डिस्कवर द ग्रेन विल ग्रो एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग कॉटन को ग्रो करने लगे थे ना, तो फिर दुनिया वालों को समझ में आ गया था कि बिना ये बलिदान के भी बच्चा लोग, मतलब ये आप लोग को ग्रो कर सकता है, कॉटन ग्रो कर सकता है। तो वही इस लाइन में बस इतना ही सब बस लिखा हुआ है। सो अब हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया है। सो आप लोग को एक छोटा सा समरी दूंगी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या था, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। मीन्स वो सोच और विचार जिन्होंने इंसानियत की मदद की और सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाया। यानी चैप्टर बताता है कि कैसे ह्यूमन आइडियाज़ लाइक साइंस, लव, काइंडनेस और कोऑपरेशन से ये मैनकाइंड को डेवलप किया। चलो तो मैं इसका टीचर्स पूरा एकदम लगे कि एकदम क्लास में पढ़ रहे वैसा समरी दे देती हूँ, ठीक है। तो दिस चैप्टर टेल्स अस मैनकाइंड ने डेवलप और प्रोग्रेस किया, नॉट बिकॉज ऑफ पावर या पैसा बट बिकॉज ऑफ अच्छे आइडियाज़। राइटर कहते हैं कि इंसान ने तभी प्रोग्रेस किया जब उसने मिलजुल कर रहना सीखा, एक दूसरे की मदद करना और अपना दिमाग सोचने के लिए यूज़ करना सीखा। इन अर्ली डेज ह्यूमन फाइट्स करते थे लाइक द सर्वाइवल के लिए, बट स्लोली उन्होंने सीखा कि कोऑपरेशंस और कोऑपरेट किया। फिर कैसे हम लोग साइंस और नॉलेज ने इंसान को नेचर को समझने के लिए हेल्प किया। तो
दिस चैप्टर्स टीचर्स अस कि अच्छे आइडियाज़, लव और कॉपरेशन से रियल स्ट्रेंथ है मैनकाइंड की। हमें हमेशा अपने दिमाग और सोच पीस और प्रोग्रेस के लिए यूज़ करने चाहिए। तो लाइफ में हमेशा याद रखो, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कंस्ट्रक्टिव सोच रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ ईगो की या फाइट दिखाएं तो ग्रोथ इम्पॉसिबल है, पर जब हम प्यार, नॉलेज और पॉजिटिव आइडियाज़ को फॉलो करते हैं तब हम खुद और सोसाइटी दोनों के लिए स्ट्रांग बनते हैं। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, ग्रेट आइडियाज़ क्रिएट अ ग्रेट वर्ल्ड एंड ग्रेट यू। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और बेटर वीडियोस लाने की में हेल्प करता है और मुझे मोटिवेट भी रहती हूँ मैं भी। सो थैंक यू।